क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं वसीम अल्ताफ साहब। ही इज़ अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और इसके अलावा जो है ये सिविल सर्विस में रहे हैं। 1991 में इन्होंने CSS का एग्ज़ाम पास किया और इनकम टैक्स कमिश्नर के तौर पर रिटायर हुए। और उनके साथ मौजूद हैं मेजर नदीम साहब। ही इज़ बेस्ड इन कराची और इन्होंने MBA किया है IBA से। इसके अलावा अप्लाइड फिजिक्स में मास्टर्स किया है और इनका ताल्लुक कोर ऑफ इन्फेंट्री से रहा। 2012 में फौज से रिटायर हुए। मेजर साहब, अगर मैं आपसे शुरू करूं, इज इट डिजायरेबल टू हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया? उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? सर डेफिनेटली इट इज़ डिज़ायरेबल। ये हमारे नेबर हैं और वी कैन नॉट रिमूव द नेबर्स, राइट, एंड दे विल रिमेन आवर नेबर्स। वो अलग बात है कि हमारे दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई जिसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल चले हैं। और देयर इज अनदर एक कोर इशू भी है हमारा, जो आपको पता ही है कि कश्मीर का। बट एज फार एज द डिज़ायर इज कंसर्न, डेफिनेटली इट इज़ डिज़ायरेबल एंड इट इज़ द नीड ऑफ टाइम। ठीक, तो इसका मतलब है कि हम इस बात पे तो मुत्तफिक हैं, मेरा ख्याल है वसीम साहब भी मुत्तफिक होंगे कि गुड रिलेशंस हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर पाकिस्तान। तो वसीम साहब, फिर हम कैसे आगे कैसे बढ़ें? जैसे मेजर साहब ने कहा कि हमारा एक कोर इशू है कश्मीर का, तो कश्मीर मसले को कैसे आप देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि कश्मीर इशू का और कोई रेजोल्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि आप स्टेटस को एक्सेप्ट कर लें। और इसी तरह की बात जो है MB नकवी ने काफ़ी साल पहले लिखी थी। वो हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट थे। उन्होंने ये लिखा था कि 1965 में हमने कश्मीर हासिल करने के लिए जंग करके देख ली और उसमें हमें कामयाबी नहीं हुई। तो उसी वक्त हमें समझ जाना चाहिए था कि भाई इनफ इज इनफ, तो स्टेटस को एक्सेप्ट करते हैं, वी शुड हैव मूव्ड ऑन और इंडिया से अच्छे ताल्लुकात कायम करते तो हमें उनका फ़ायदा होता। तो आप कैसे देखते हैं इस इशू को? मेरा ख्याल है कश्मीर कोर इशू नहीं है। कोर इशू ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं है दोनों मुल्कों को एक दूसरे के ऊपर। तो कोर इशू ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाएं और एक दूसरे के साथ बात की जाए, एक दूसरे के साथ नेगोशिएशंस की जाएं, ट्रेड की जाए, और फिर उसके बाद जब आप सॉफ्ट मेजर्स पहले लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो एक इंतहाई सेंसिटिव इशू है वो भी बिलाखिर हल हो जाएगा। लेकिन अगर आप शुरू ही कोर इशू से करेंगे कि जी ये कोर इशू है, पहले ये हल हो तो उसके बाद ट्रेड होगी, उसके बाद पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा, उसके बाद फिर हम बातचीत करेंगे दूसरे मौजुआत पे, तो मेरा ख्याल है ये कोई एक रीजनेबल अप्रोच नहीं है। रीजनेबल अप्रोच ये होती है कि एक डायलॉग शुरू किया जाए और जो सॉफ्ट एरियाज हैं उनको पहले हैंडल किया जाए, उन पे फोकस किया जाए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता है कि आप सेंसिटिव इश्यूज भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि हम शुरू ही कोर इशू से करते हैं, तो कोर इशू जब शुरू करेंगे तो फिर बात वहीं खत्म हो जाएगी, आगे बात चलेगी ही नहीं। अच्छा मेजर साहब, आपके ख्याल में क्या हल है कश्मीर के इशू का? फ़ायदे तो आप जानते हैं कि अगर अच्छे ताल्लुकात होंगे तो हमें बहुत फ़ायदे हैं। मसलन एक, अगर हम सिर्फ इंडिया को ट्रांजिट रूट दे दें अफ़गानिस्तान और आगे के लिए, तो उससे ही हम $15 बिलियन सालाना कमा सकते हैं। अगर 15 बिलियन को हम एग्जैजरेटेड फिगर भी समझ लें, ये $12 बिलियन भी हो या $10 बिलियन भी हो, और उसके साथ हम अगर टूरिज्म खोल दें, रिलीजियस टूरिज्म एंड इवन ऑर्डिनरी टूरिज्म, तो उससे भी अच्छी खासी इनकम हमें हो सकती है, अच्छा खासा रेवेन्यू मिल सकता है। तो हम इस तरफ नहीं जा रहे, इन फवायद को नहीं देख रहे, और हम कभी चाइना के पीछे भागते हैं, उनकी मिन्नत करते हैं, कभी UAE की, कभी सऊदी अरेबिया की कि हमें लोन दे दो, और उसको सिर्फ हमने अपने डिपॉजिट में रखना है, उसको यूज़ भी नहीं करना। कभी हम IMF की मिन्नतें करते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि IMF ने हमारी लकीरें निकलवा दी हैं। तो आप कैसे देखते हैं इसको, और कश्मीर के इशू को कितनी अहमियत देनी चाहिए? देखिए, जैसे हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने बात की
कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इज अ रूट टू द रूट कॉज, राइट। आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो करते हैं बिल्कुल करने चाहिए, और वही करके आप रूट कॉज का सोल्यूशन जब तक नहीं होता आप बातचीत आगे नहीं बढ़ा सकते। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये सारे बेनिफिट्स हमें हैं। देखिए, बेसिकली हमें एक चीज का बड़ा क्लियर आइडिया है, वी कैन नॉट रेसल इंडिया और नॉर इंडिया कैन रेसल एंड गेट देयर पार्ट ऑफ कश्मीर एंड आवर पार्ट ऑफ कश्मीर। वी ऑल्सो कैन नॉट गेट। इस वक्त जो सिचुएशन है, बीइंग न्यूक्लियर एनवायरनमेंट, आपको इसको न्यूक्लियर एनवायरनमेंट बनाना, तो इस वक्त आप में से कोई भी इसको रेसल करके तो लेने की पोजीशन में हम दोनों नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर आप इससे सरफे नजर भी करना चाहें पीछे, अगर आप देखें कि एक 70 साल की इसके पीछे एक जद्दोजहद है जो पूरी कश्मीरी अवाम ने और पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तान की अवाम ने जो की है, तो उससे भी सरफे नजर करके आगे बढ़ना इतना आसान नहीं। मोर ओवर अगस्त 21 के अंदर अगर आप देखें तो इंडिया ने जो पॉलिसीज रिवोक किया आर्टिकल 370 भी, कि वो और आगे बढ़ गया, और हमारी कैबिनेट ने ये अप्रूवल दी कि अब इंडिया के साथ उस वक्त तक कोई डायलॉग नहीं होगा। वी विल नॉट होल्ड एनी डायलॉग अनलेस दे रोल बैक दीज स्टेप्स व्हिच वर टेकन इन अगस्त 21। तो जब तक वो कोई इसके ऊपर पीछे नहीं ले जाते, इसको जो रिवोक किया इन्होंने आर्टिकल 370, इसको भी रिवोक नहीं करते, तो हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है, इट मे बी अ हार्ड स्टैंड, जैसे आपने कहा कि हार्ड स्टैंड है। आगे बढ़ने का जहां तक ताल्लुक है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है सर वसीम अल्ताफ साहब ने कि हमें हल्के हल्के इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जब हम आगे बढ़ेंगे तो कोर इश्यूज भी सेटल होंगे, लेकिन मसला हमारा ही नहीं है सिर्फ, ये ताली दोनों हाथ से बजती है। इस वक्त इंडियन साइड जो है वो किसी किस्म की बातचीत करने पे भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने भी उनसे ये कहा है कि देखिए आप एक स्टेप लें, कोर इशू ठीक है कश्मीर है, लेकिन आप आर्टिकल 370 जो आपने किया है उसको वापस लें, रोल बैक करें और हमारे साथ टेबल पे आ जाएं और बातचीत करें। जब बातचीत आगे बढ़ेगी तो ये जो आप ट्रेड की बातें कर रहे हैं, डेफिनेटली वी आर आल्सो ईगर, दे आर आल्सो ईगर कि ट्रेड होनी चाहिए। हम बाहर से इतनी दूर से चीजें क्यों इंपोर्ट करें जब हमें करीब से मिल सकती हैं, और वो सेम गोज टू द इंडिया कि उसको ट्रांजिट रूट मिल जाएगा यहाँ से सेंट्रल एशिया का, वो क्यों चाह बाहर के थ्रू इतनी दूर से जाएगा। जी मेजर साहब, आपने बात की रेवोकेशन ऑफ 370 की, जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, तो उसमें सर कोर कमांडर्स की मीटिंग आपको याद होगी, उसके 2 दिन बाद मेरा ख्याल है वो हुई थी 7th को, और उसमें उन्होंने कहा था कि इस रेवोकेशन से तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए कि इस आर्टिकल के थ्रू ही तो इंडिया का कश्मीर के साथ एक लिंक बनता था, तो हमने तो कभी तस्लीम ही नहीं किया उसको। तो फिर हमारी गवर्नमेंट ने उसको इतनी अहमियत दी, इतनी ज्यादा अहमियत दी कि दे पुट्स देमसेल्व्स इन अ कॉर्नर। अपने आप को उन्होंने मजबूर महज बना लिया कि जी हम बात ही नहीं करेंगे जब तक आप इसको रिवोक नहीं करते। देखिए आप, हमारी हुकूमत क्या कहती है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो इतना हार्ड स्टांस जब आप लेंगे तो आपका अपना नुकसान होता है। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बतौर कॉमर्स मिनिस्टर ट्रेड की इजाजत दी, और फिर मजाक देखिए क्या किया उन्होंने कि बतौर प्राइम मिनिस्टर उसको कैंसिल कर दिया। और इसके अलावा सर देखिए 2021 में हामिद मीर ने यह रिपोर्ट किया है कि जनरल बाजवा ने नेगोशिएट किया, इंडिया के साथ एक पीस नेगोशिएट किया, जिसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 9 अप्रैल 2021 को आना था पाकिस्तान। पहले उन्होंने हंगलाज माता के मंदिर जाना था बलोचिस्तान, फिर उन्होंने इस्लामाबाद आना था और ट्रेड रिलेशंस और स्पोर्ट्स रिलेशंस की रेस्टोरेशन का ऐलान करना था। लेकिन इमरान खान चिकन आउट। उनके फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने उनको ये पट्टी पढ़ाई कि अगर हमने इसको मान लिया, और उसमें एक बात, उसका एक एलिमेंट ये था कि कश्मीर को 20 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने इसको मान लिया तो लोग हमें गद्दार कहेंगे, हमें वोट नहीं मिलेंगे। तो ये जो है एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए एक ऐसा सुनहरी मौका आया था कि जब हम इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर सकते थे। वरना उससे पहले हमेशा यही कहा जाता रहा कि जी सिविलियन लीडरशिप जो है वो अच्छे ताल्लुकात चाहती है, लेकिन मिलिट्री लीडरशिप नहीं चाहती। इन सब चीजों को कैसे देखते हैं आप? मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। देखिए, जहाँ तक मिलिट्री का स्टैंड है, जैसे आपने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया, मिलिट्री स्टैंड तो बिल्कुल यही है
कि जनाब कश्मीर का इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और ये जिस तरह से बाकी से इलाकों की ये इस वक्त तकसीम हुई थी, तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ये पाकिस्तान का हिस्सा बनना था। ये तो उसने लेटर लिख के वहां से इंडियन फौज बुला ली। एनीवे, दूसरी बात आप जो कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसे कर दिया, पहली बात तो ये कि देखें डन इज ऑलवेज वेल डन, जो गुजर गया यू कैन नॉट गो बैक एंड रिवर्स इट। अभी तो आपने मूव फॉरवर्ड करना है। अच्छा, आप कहते हैं कि गवर्नमेंट कभी भी कश्मीर के मामले के कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट वो इस तरह से डिसीजन नहीं ले सकती। ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, वसीम साहब अच्छी तरह जानते हैं। ये यूनैनिमस डिसीजन नहीं होता, ये कंसल्टेड डिसीजन होगा। तमाम जितने स्टेक होल्डर्स हैं कश्मीर के, जिसमें हमारी आर्मी और मिलिट्री भी शामिल है, उससे कंसल्ट के बगैर आप अकेले में आइसोलेशन में, इसी तरह से जो रिलीजियस पार्टीज हैं, इवन जो कश्मीर की अपनी पार्टीज हैं इटसेल्फ, उनकी कंसल्टेशन के बगैर आप इस तरह हार्ड लाइन स्टैंड नहीं लेते। बहरहाल हार्ड लाइन स्टैंड इसलिए लिया गया कि देखिए इंडिया तो एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है और वो कश्मीर को ग्रैब करता जा रहा है। दो कि मैंने कहा कि अब हम इसको किसी तरह से भी बाय फोर्स लेना दोनों के लिए बहुत मुश्किल है। तो वो जो एक सजेशन है, ठीक है, इट माइट बी गुड फॉर समबडी, लेकिन यू कैन नॉट सरफे नजर, यू कैन नॉट इग्नोर द सैक्रिफाइसेस। तो बहुत मुश्किल डिसीजन है, लेकिन इसके लिए आगे बढ़ने की जरूरत है और ये डिजायरेबल भी है। जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, दोस्तियां बढ़ती जाएंगी और ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ये जैसे जैसे गैप कम होता जाएगा तो इंशाल्लाह सॉल्यूशंस भी निकलते आएंगे। बिकॉज अब वक्त बहुत आगे आ चुका है, ठीक है। आप यू कैन नॉट गो बैक इन टाइम और चीज़ों को जाके तो देखना छोड़ दें, हमें आगे बढ़ना होगा। जैसे वसीम साहब ने कहा कि CBMs करनी चाहिए, CBMs करें और आगे बढ़े, लेकिन इंडिया भी तो करे। ये इंडिया आगे उन चीज़ों को और डे बाय डे डिफिकल्ट बनाता जा रहा है। जैसे उसने रिवोक किया ये आर्टिकल 370। तो अब जब इस तरह के वहां से एक्शंस होंगे तो पाकिस्तान को ये नहीं देखना होता कि हमें क्या बेनिफिट उनके ट्रेड से हो रहा है। ट्रेड तो उसी वक्त होगी जब हमारे रिलेशन उनके साथ स्ट्रेन नहीं है, हमारे रिलेशन उनके साथ कॉर्डियल है। बट they don't want a cordial relation। जरा सा कोई उनके मुल्क में होता है, we took a stand कि हम ज्वाइंट इंक्वायरी और इंटरनेशनल लेवल पे इंक्वायरी, आप न्यूट्रल इंक्वायरी करा लें, they could have done it, ठीक है। और बाद में भी ये कर सकते थे, ये कहना कि नहीं इस वक्त तो बस लोहा गर्म था तो हमने अटैक कर दिया, फायर्ड अ मिसाइल। अब आप देखिए कि जब ये एबल हो, काबुल के साथ अगर हम कर रहे हैं, काबुल के साथ हम कंटिन्यूसली लास्ट जब से ये आए हैं कंटिन्यूस हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं, टेबल टॉक्स पे, वी आर ट्राइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड कि यार देखिए वी आर नॉट, प्लीज स्टॉप देम, ठीक है। यू आर इंटेंशनली और इंटेंशनली allowing them to attack on Pakistan and you are utilizing your soil to against Pakistan, please don't do it, we are your friend, ठीक है। तो आप इस तरह का माहौल है। देखिए आपको ये पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले में लोगों के दिलों में भी मोहब्बत है, इसी तरह से इंडिया पाकिस्तान के मामले में भी हमें कोई इंडियन से कोई नफरत नहीं है, ना ही पाकिस्तान में ऐसी कोई नफरत पाई जाती है। हाँ, उनके यहाँ फिर भी ज्यादा पाई जाती है क्योंकि उनके यहाँ एक थोड़ी सी अभी RSS जहनियत जो है इसको बहुत ज्यादा उभार दिया गया। आप देखिए कि अभी बाबरी मस्जिद के ऊपर क्या किया। उसके बाद आप बताइए कि जो हमारे यहाँ पे रिलीजियस फैक्शंस हैं, जो हमारी रिलीजियस पार्टीज है, क्या आपको अलाउ करेंगे इस तरह की कोई चीजें करने की? उनकी तरफ से एक्शन देखें, वहां जाके वो हिंदुओं का जनाब वो अपना झंडा लहरा रहे हैं बाबरी मस्जिद के खपत के ऊपर और उसको राम मंदिर बना दिया। दे कुड हैव लेफ्ट इट एट द न्यूट्रल साइड यार, कि चलो उसको कुछ अरसे के लिए छोड़ देते हैं न्यूट्रल से। उनके एक्शंस देखें। तो क्या पाकिस्तान में कोई आइसोलेशन में डिसीजन नहीं कर सकता? अल्लाह करे कोई ऐसा लीडर आ जाए जिसके पीछे पूरी आवाम की सपोर्ट हो, कि रिलीजियस फैक्टर्स भी हो, मिलिट्री फैक्टर भी हो, और वो ये डिसीजन कर जाए। ये परवेज मुशर्रफ कर सकते थे और उस वक्त हुआ भी, उन्होंने कोशिश की। वाजपेयी साहब भी इसी माइंड सेट के थे कि यार खत्म करो उसको। बस कुछ अल्लाह की तरफ से था, एक चीज नहीं हो सकी somehow the other। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी साजिशें हैं या कुछ चीजें हैं, अभी भी लोगों को पता है। एंड पीपल फ्रॉम इनसाइड देयर हार्ट दे वांट, दे डिजायर कि यार ये खत्म करो और आगे बढ़ो और कोई प्रोग्रेस की बातें करो, डेवलपमेंट की बातें करो, ट्रेड की। जी मेजर साहब, आपकी ना आवाज कहीं कहीं कम हो जाती है, इसको जरा देखिएगा। वसीम साहब, मेजर साहब ने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए उनको कैसे देखते हैं? एक तो उन्होंने डिनाई किया कि कोई ऐसी सेटलमेंट की बात नहीं थी 2021 में जो जनरल बाजवा से मंसूब की जाती है, जबकि हमारे ही इज प्रोबेबली द मोस्ट वेल नोन जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, हामिद मीर, और उन्होंने ये चीज़ें लिखी हैं, ये कही हैं। उसके अलावा बाकी जो नॉलेजेबल लोग हैं, किसी ने डिनाई नहीं किया कि इस तरह की बात हुई थी। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में?
और ये जो कुर्बानियों की बात की जाती है कि कश्मीर पे कुर्बानियां दी गई, इस पे मैंने ज़ियाउद्दीन साहब का इंटरव्यू किया था, जो एडिटर रहे आपको पता है डॉन के भी, न्यूज़ के भी और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के भी। वो ये कह रहे थे कि हम कश्मीर के मसले को जिंदा रखकर कश्मीरियों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। और फिर मेजर साहब ने बात की कि रिलीजियस पार्टीज जो हैं उनका स्टांस बड़ा हार्ड है। तो भाई क्या रिलीजियस पार्टीज के पास जो है हमें इतना उनको इख्तियार देना चाहिए कि वो पूरी कौम को 25 करोड़ लोगों को हॉस्टेज कर लें जो उनके लिए वोट भी नहीं करते? तो उनके पास एक वीटो पावर है कि कोई भी गवर्नमेंट कश्मीर का मसला रिजॉल्व ना करे। और मेरे ख्याल में तो अच्छा हाल ये होता कि इमरान खान ये कहते कि जनरल साहब 2 महीने 3 महीने रुक जाएं, हम इस पे एक ओपन डिबेट खोलते हैं नेशनल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक पे भी और प्रिंट मीडिया में भी, ताकि क्लैरिटी आए कि लोगों को एजुकेट किया जाए, क्योंकि कश्मीर के इशू पे लोगों को एजुकेट नहीं किया गया। इसकी जो कम्प्लेक्सिटीज हैं, जो हमने इस पे गलतियां की, कभी आवाम को नहीं बताई जाती, वरना आवाम जो है वो फिर उतने जज्बाती तरीके से, इमोशनल तरीके से नहीं सोचेंगे। जी देखिए, 2-3 चीजें मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। मेजर साहब ने कहा जी कि ये इस पे कंसेंसस हो और फौज से भी बात की जाए और फौज भी स्टेक होल्डर है। देखिए, फौज जो है ना वो एक महकमा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, और फौज जो है वो उसके लिए लाजिम है किसी भी डेमोक्रेसी में कि वो सिविलियन सुप्रीमेसी को एक्नॉलेज करे। फौज का कोई रोल नहीं है नेशनल लेवल की डिसीजन मेकिंग में, ये बिल्कुल क्लियर बात जो है ये मैं कहना चाहूंगा। दूसरा ये है 370 की जो एब्रोगेशन है वो उनकी पार्लियामेंट ने की है, और उनकी जो पार्लियामेंट है वो 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करती है जिन्होंने अपने तौर पे एक डेमोक्रेटिक डिसीजन किया है। वहां की पार्लियामेंट के मेंबरान को उठाया नहीं गया, ना उनके बीवी बच्चों को थ्रेटन किया गया, ना वहां पे पार्लियामेंट पे कोई आके लोगों को वहां से पकड़ के बाहर ले गए, ये ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी मर्जी से और एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए एक डिसीजन लिया है, और वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्लियामेंट का डिसीजन है। वो किसी ब्रिगेडियर जनरल या किसी हायर अथॉरिटी का डिसीजन नहीं है। दूसरी बात ये, तीसरा ये है कि आपने कहा जी कि इंडिया ये करता रहा है वो करता रहा है। देखिए, उन्होंने तो बहुत इनिशिएटिव लिए। वाजपेयी लाहौर आ गए, यहाँ पे आके जनाब मीनारे पाकिस्तान पे वो गए, और आपने जो है वो कारगिल कर दिया। मोदी लाहौर आए, अपना इन लोगों ने जो पॉलिटिकल इनकी स्टेक्स थी वो बड़ी हाई थी, और हमने पठानकोट कर दिया, और उससे पहले वो शाह महमूद कुरैशी दिल्ली में थे तो हमने वो मुंबई कर दिया। हाफिज सईद कौन है आप जानते हैं ना, वो कौन है, वो क्या करता रहा है? यूएन ने उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, और मसूद अजहर जो है वो भी इंटरनेशनल टेररिस्ट है। ये वो लोग हैं जिनको के दुनिया टेररिस्ट कहती है, इंडिया की तो बात ही नहीं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो बेसिक चीजें हैं हमें इनको एक्नॉलेज करना चाहिए, और ये जो है ये एक पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का डिसीजन होना चाहिए कश्मीर के हवाले से। तो आप कह रहे हैं कश्मीर कोर इशू है, तो कश्मीर पे अगर उन्होंने आपके बकौल कब्जा किया हुआ है तो हमने भी तो कब्जा किया हुआ है ना। हमने जो ये वाला कश्मीर है यहाँ पे कितनी आजादी है, हमने कितनी आजादी दी है उनको, ये मैं जानता हूं। मैं 3 साल वहां पे मैं पोस्टेड रहा हूं, और जो हम बात करते हैं रेजोल्यूशन की जी कि रेजोल्यूशन होना चाहिए, जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए ह्यूमन रेजोल्यूशंस की, तो उसकी तो पहली शर्त ही ये है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो वहां से विड्रॉ करे। तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए विड्रॉ करने के लिए कि वहां से आप विड्रॉ करें? तो बात यह है कि हमें भी जरा देखना चाहिए कि हमने कश्मीरियों को कितनी आज़ादी दी है, और हमने जितनी आज़ादी दी है, हमारे यहाँ वहां तो लोग सड़कों पे आके जुलूस निकालते हैं, यहाँ पे जुलूस निकाला तो हमने गोली चलाई थी, बंदे मार दिए थे। तो जरा इस चीज को भी हमें देखना चाहिए, और इंडिया ने बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं कि कुछ हालात बेहतर हों, कुछ थोड़ा सा यहाँ पे तो जब वो वाजपेयी लाहौर आए तो आपको पता है कि जो हमारे सर्विसेज चीफ्स थे
जो नेवी और एयरफोर्स के और आर्मी, ये तो गए ही नहीं थे। हालांकि ये एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जा रहा है किसी को रिसीव करने के लिए, किसी फॉरेन गेस्ट को, तो वहां पे सर्विसेज चीफ्स मौजूद होते हैं वहां पे, लेकिन ये गए ही नहीं। फिर इन्होंने वो जमात इस्लामी को पीछे लगा दिया, उन्होंने वो जुलूस निकाला और पथराव किया, और मतलब ये सारी चीजें हम करते रहे हैं। और कभी एयर इंडिया का जहाज अगवा करवा दिया, कभी पुलवामा करवा दिया, कभी उड़ी करवा दिया, और यहाँ से लोग जाते थे और वो ये सब कुछ करते थे। तो उनके जख्म जो है ना वो हरे हैं इस हवाले से। इसके बावजूद भी वो उन्होंने स्टेप्स लिए, यानी मोदी यहाँ पे आए, वाजपेयी आए, और उन्होंने कोशिश की, लेकिन हमने वो सारे सैबोटाज कर दिए वो सारे। तो मेरा ख्याल है कि हमें ज़रा थोड़ा एक इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है और हमें हालात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जी शकील। अच्छा मेरे साथ, आपने कहा कि कश्मीर इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो सर ये कैसे है पार्ट ऑफ पाकिस्तान? देखिए, जब जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ एक्सेशन की, और ये पहली एक्सेशन थी किसी भी स्टेट की पाकिस्तान के साथ, तो इंडिया ने उस पर प्रोटेस्ट किया। तो पाकिस्तानी स्टेट का क्या रिस्पॉन्स था? क्योंकि आज हमारी पोजीशन क्या है कश्मीर पे कि जी कश्मीर हमारा है क्योंकि ये कंटिगुअस है और मुस्लिम मेजॉरिटी है। जूनागढ़ ना कंटिगुअस था ना मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने इंडिया को जो रिस्पॉन्स दिया था वो ये था कि द रूलर हैज एवरी राइट टू एक्सीड टू एनी कंट्री, इंडिया और पाकिस्तान। तो सर अगर ये लॉजिक सही है, और जूनागढ़ का केस आपको पता है पाकिस्तान यूएन में लेके गया, कश्मीर का केस इंडिया लेके गया, तो इस लॉजिक के तहत तो आपको जूनागढ़ का केस लड़ना चाहिए। यू शुड नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन कश्मीर। और सर दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हमारे एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हैं सिकंदर बलोच, वो नवाए वक्त में लिखते हैं, उनका एक आर्टिकल था 2013 का। उन्होंने कहा कि जी जो ऑब्जेक्टिव स्कॉलर्स हैं उनका ये कहना है कि ज़्यादातर गलतियां पाकिस्तान की तरफ से हुई। इस तरह का आर्टिकल नवाए वक्त में छपना, और वो भी एक मिलिट्री ऑफिसर के कलम से लिखा हुआ आर्टिकल। तो उन्होंने कहा ज़्यादातर गलतियां हमारी तरफ से हुई। एक तो ये कि हमने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बावजूद उनकी सप्लाईज रोक दी, यानी जब हमें कश्मीरियों का दिल जीतने की जरूरत थी तो हमने उन्हें भूखों मारने की कोशिश की। इसके अलावा वो कहते हैं कि हमने कोई डिप्लोमेटिक एफर्ट नहीं की, हमें ये था कि जी ये तो कश्मीर तो पके हुए फल की तरह हमारी झोली में गिर जाएगा, कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी गलती उन्होंने कहा कि वो थी ट्राइबल इन्वेजन, जो अक्टूबर 1947 में हुआ। तो उसकी वजह से जो है महाराजा's हैंड वाज फोर्स्ड टू एक्सीड टू इंडिया। तो ये जो है चीजें ये अवाम को नहीं बताई जाती। और वो जो ट्राइबल इन्वेजन था, आपको पता है कि कितनी कत्लो गारत उन्होंने की। बकौल सिकंदर बलोच साहब के, उन्होंने ना हिंदू देखा, ना सिख देखा, ना मुसलमान, सबको लूटा, सबको मारा। खासतौर पे बारामूला में आप देखिए कि वहां पे कितनी कत्लो गारत हुई। जो क्रिश्चियन नन्स तक थी वहां पे, वो कॉन्वेंट थी, एक छोटा सा हॉस्पिटल था, वहां पे क्या किया उन्होंने। तो ये जो चीजें हैं सर, ये हमें नहीं बताई जाती। देखें, ये सारी चीजें जो आप बातें कर रहे हैं ये हिस्ट्री की है। अगर हिस्ट्री में ही जाना है ना तो फिर आपको 300 साल पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है, जहां जब से मुसलमानों ने वहां पे स्ट्रगल शुरू की है, ठीक है, तो आपको नजर आ जाएगा कि वहां पर मुसलमान 300 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। और ये हिस्ट्री बल्कि 3000 साल पीछे अगर भी आप ले जाएंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि किस तरह से वहां पे लोग आए और 300 ईयर्स से मुसलमानों ने किस तरह स्ट्रगल की कश्मीर। बाकी ये आप कह रहे हैं कि पॉइंट स्कोरिंग की बात है कि जी हमने 6 कर दिए गोल तो गलती हो गई, तो उन्होंने 5 किए या 4 किए, ये कोई पैमाना नहीं है कि जी हमने ज्यादा किए उन्होंने कम किए, हमने इतने हिंदू मार दिए या वो आप जो कह रहे हैं कि जी क्रिश्चियन को मार दिया और ये कर दिया। ये सारी दुनिया के सामने है, ये दोनों साइड से हुआ है। पार्टीशन के टाइम पे ट्रेनें कट गई, लोगों को किस तरह सिखों ने और हिंदुओं ने मारा, वो सारी दुनिया के सामने पिक्चरें मौजूद हैं। ये तो इस तरह की चीजें तो हाईलाइट की जाती है, ये बातें आगे चलने की नहीं है। इसी तरह वसीम साहब भी ये कह रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने कश्मीरियों को आदत दी। मेरा ताल्लुक खुद आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से है,
ठीक है, मेरा ताल्लुक कराची से है और मैं आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से मेरा ताल्लुक है। आप देखें, मैं वहाँ रहा हूँ, वहाँ 80% 70% ट्रुप्स जो है ये कश्मीर के होते हैं। आज मेरे सारे रिश्तेदार बन गए, हम लोग दोस्त यार हैं मेरे जो कश्मीर में, मैं उनको जानता हूँ। दे कैन ट्रैवल थ्रू आउट द पाकिस्तान आज़ादी के साथ, लिबर्टी के साथ। बाकी बोलना बड़ा आसान है, ऐसी पाकिस्तान में कहीं कोई पाबंदी नहीं है किसी के ऊपर, किसी की आज़ादी पे कोई कदगन नहीं है। तमाम जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के नाम पर आपके यहाँ अजानें हैं, आपके यहाँ चीज़ें चल रही हैं। मीडिया के ऊपर थोड़ा बहुत होता है कि आप अगर आपको इसके ऊपर जरूर वो फिल्टर्स लगाते हैं कि यार आप लोग एक लिमिट में रहे, लिमिट से बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली वो फिल्टर आपको कैच भी करेगा। बाकी तो गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं और अच्छाइयां भी दोनों तरफ से हुई हैं। अब मसला ये है कि इसको लेके आगे बढ़ना होगा। ये कहना कि नहीं पाकिस्तान से ज्यादा गलती हुई है, पाकिस्तान ज्यादा जंगे हार गया, यार ये कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, कोई गोल स्कोरिंग बोर्ड नहीं है। यहाँ बात यह है कि आगे अब आप चले। पहली बात तो ये कि मैंने कोई डिनाई नहीं किया कि जी बाजवा साहब ने कोई कोशिश की कि नहीं की, हो सकता है कोशिश की हो। हर बंदा जो पाकिस्तान में है, जो किसी अच्छे अपॉइंटमेंट पर है, उसने हमेशा कोशिश की है कि वो किसी तरह से इसको नॉर्मलाइज करे, इस रिलेशंस को जो स्ट्रेन है और ये हॉस्टिलिटीज हैं इनको हम खत्म करें और आगे बढ़ें, ट्रेड को बढ़ाएं। लेकिन हमेशा ऐसा हुआ है कि कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे आपने बताया कि जनाब इंडिया की तरफ से भी अभी आप देखें कि आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया तो फिर हमें मजबूरन स्टैंड लेना पड़ा। उसकी वजह ये है, मैंने बार बार कहा कि इट इज नॉट वेरी इजी फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द एस्टैब्लिशमेंट। हाँ, अल्लाह करे कोई लीडर आ जाए जिसके पीछे आवाम की मुकम्मल सपोर्ट हो, तो कोई ऐसा डिसीजन जिसमें वो टोटली आप कह लें कि यू टर्न ले ले और टोटली जनाब पूरी जो तमाम सेक्रीफाइसेस अब तक हुई हैं जो कश्मीर के अंदर, उनको सरफे नजर कर दे और टोटली उनसे बैकआउट कर जाए, तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। डेफिनेटली देयर आर ऑलवेज वेज, ठीक है, और मींस कि हम किस तरह से इस मसले से निकल सकते हैं, ठीक है। तो हमें उन रास्तों को तलाश करना चाहिए और वो रास्ते मैं आपको बता रहा हूँ। वो रास्ते यही हैं कि सबसे पहले तो आपका मीडिया है, इस मीडिया को नॉर्मलाइज होना चाहिए। जब मीडिया ही आप कहेंगे जी पुरानी हिस्ट्री सही पढ़ा दो या पुरानी हिस्ट्री वो सही पढ़ा दें तो उससे बच्चे ठीक हो जाएंगे और आगे, इट इज नॉट। बच्चों का भी इनमें इंटरेस्ट भी नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है। हाँ, लेकिन जो लोग इन जगहों पे आते हैं, दोज हु मैटर्स, वो जरूर इसको इन डेप्थ स्टडी करते हैं। जैसे लोग यार आखिर व्हाट वर द रूट कॉज, क्या हुआ था, पार्टीशन पे क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, 3000 साल पहले क्या हुआ था, आदम से अब तक क्या हुआ था। वी डू स्टडी और हम उसको फिर अपने नजर से उसको देखते हैं, अपने आप को रिव्यू करते हैं, अंडरस्टैंडिंग्स लेते हैं। अभी इस वक्त सिर्फ ये है कि ये कोई देयर इज नो रॉकेट साइंस कि आप इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दें, नॉट एट ऑल रॉकेट साइंस। मीडिया बात करना शुरू करे, पुरानी चीजों को हटाकर बोले यार आ जाओ। कल मेरी एक जगह पे इसी तरह से इंटरव्यू था तो मैंने उनसे कहा कि कर्नल सुरेंद्र सिंह, क्या आपको मेरी आंखों से, मेरी बॉडी लैंग्वेज से, मेरी जबान से कहीं ऐसा लगता है कि मैं आप में से नहीं हूँ या आपसे नफरत करता हूँ? एक आम इंसान कैसे नफरत कर सकता है? आपकी मूवियां देख के हमने भी आंसू बहाए हैं और आपने हमारी मूवियां देखकर आपने भी आंसू बहाए कि जी वो हीरो की जो है ना हीरोइन से मुलाकात नहीं हो सकती। तो हमारे जज्बात एक जैसे हैं, हमारी फीलिंग्स एक जैसी है। लेकिन जब आप ऐसे चीजों को छेड़ते हैं, खासतौर पर रिलीजियस मैटर्स को, आप देखिए कि मैं भी एक मुसलमान हूँ अंदर से, ठीक है। तो जब मुझे ये पता चला है कि वहाँ हिंदू चढ़े हुए हैं, मेरी मस्जिद के गुंबद के ऊपर हथौड़ियां लेके, कुल्हाड़े लेके, फिर वही सारे कोर्स ऑफ एक्शन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तक, आपको पता है कि सारा डिक्टेटेड है। आपको भी पता है कि किस तरह से उसने हर चीज में जनाब, वो भाई हजारों साल से ये चल रही है और अभी अचानक ख्याल आता है कि जी इसके नीचे तो फला था। जो नीचे था वो उसकी हैसियत आपको भी पता है कि वो भी बेसलेस है सारा, क्योंकि बीइंग इस्लाम हमें पता है क्या चीज बेसलेस है और क्या चीज लॉजिकल है। अब इस तरह की हरकतें जब वो आप करेंगे तो मेरे जैसे बंदे के दिल में भी यार गुस्सा आता है कि यार ये व्हाट द हेल दे आर डूइंग। और मैं आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार इसे बदल लेना चाहिए, हम ये मस्जिद वापस लेनी चाहिए। तो इस तरह के एक्शंस इनको भी नहीं करने चाहिए, हमें भी नहीं करने चाहिए। ये कहना कि पुलवामा हमने कर दिया, पहलगाम हमने कर दिया, ये बेसलेस बातें की वसीम साहब ने, इसकी कोई एविडेंस नहीं है। देखिए ये इंडिया का इंटरनल मामला है, ठीक है ना। वहां पे अगर कुछ होता है तो वो इंडिया में 18 करोड़ मुसलमान है, वो दे कैन टेक केयर ऑफ इट, ठीक है ना। आपने अगर फिर करना है तो फिर चाइना में तो सिंगक्यांग में तो आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते। तो हमने कुछ नहीं किया, मैंने दिल की फीलिंग की बात की। आप कह रहे हैं फीलिंग, जब तक फीलिंग चेंज नहीं होगी तो कैसे दोस्ती होगी? मैंने एक्शन की बात नहीं कर रहा कि मैं जनाब रॉकेट लेके चला जाऊंगा, मैं फीलिंग्स की बात। नहीं फीलिंग्स जो है ना, चाइना में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, सीबीएम नहीं है ये, तो सीबीएम नहीं है ना, जो यमन में हो रहा है, उस वहां तो फीलिंग्स आपकी मजरूह नहीं होती।
नहीं होती है, हर जगह मस्जिद होती है। अच्छा, हर जगह मस्जिद होती है, एक मिनट, जगह मस्जिद होती है। एक मिनट, बारे में किसी अच्छा ने एक बयान नहीं दिया कभी। खैर वन पर्सन एट ए टाइम। अच्छा मेजर साहब, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो बाबरी मस्जिद की जो आपने बात की ना, उस पे एक मुसलमान आर्कियोलॉजिस्ट हैं, मेरा ख्याल एम खान नाम है उनका, उनकी आप वीडियोस देख लीजिए, उनके इंटरव्यूज देख लीजिए। ऐसे तो बहुत से वसीम भाई निकाल लेंगे, गुजारिश निकाल दूंगा। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, आप भी निकालिए, प्लीज निकालिए। वो कहते हैं कि जब ये मसला इतना हॉट नहीं था, मैं वहां गया था और हम क्लियरली देख सकते हैं कि उस मस्जिद के नीचे इंडेक्स स्ट्रक्चर के निशानात थे। तो ये मसला जो है काफी अरसे से चला आ रहा था और बहुत से मुसलमान ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते थे कि हमें हिंदूज को यहाँ पे अकोमोडेट करना चाहिए ताकि गुडविल पैदा हो, लेकिन बाहर निकल के वो ये बात नहीं करते थे। और दूसरा सर, तैयब अर्दवान हमारे हीरो हैं आजकल, टर्की के जो लीडर हैं, उन्होंने सर क्या किया है, वो एस्टैब्लिश्ड चर्च थी वो, और कमाल अतातुर्क ने उसको म्यूजियम बना दिया। अब उन्होंने दोबारा मस्जिद बना दिया उसको। कितने पाकिस्तानियों ने उस पर रंजो गम का इजहार किया कि यार ये तुमने गलत किया, तुम गैर मुस्लिमों के लिए गलत रिवायत कायम कर रहे हो। और सर कश्मीर पे आपने कहा कि ये 3000 साल पुराना मसला, सर 3000 कैसे ये पुराना मसला है? और 300 साल पहले भी क्या था जी, 300 साल या 3000 साल? तो सर आप तो 78 साल पुरानी हिस्ट्री पे नहीं जाने की इजाजत दे रहे हैं मुझे, आप 300 साल पुरानी हिस्ट्री पे चले गए। 300 साल पुरानी हिस्ट्री से क्या एस्टेब्लिश होता है? ये मसला जो है पाकिस्तान और इंडिया का, ये तो 47 में पैदा हुआ और सर वहां के महाराजा ने एक्सेशन की बाकायदा, कोई उसको डिनाई नहीं करता। तो सर मुझे ये बताइए कि क्या हम बाय फोर्स ये बाय फोर्स खरीदा था? एक मिनट सर, तो ये बताइए कि जूनागढ़ के जो रूलर थे उन्होंने भी बाय फोर्स की थी पाकिस्तान के साथ एक्सेशन, वो किस लॉजिक के तहत पाकिस्तान ने एक्सेप्ट की? हमारे सर ऐसे तो हैदराबाद दक्कन ने भी की, ऐसे तो हैदराबाद दक्कन ने भी की। हैदराबाद दक्कन लाइज इन द सेंटर ऑफ द इंडिया। आप किस तरह से, जो चीज आप उस जगह पर काम कर सकते हैं जहां आपका एक मकदूर होता है, यानी आप जहां पर कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, ठीक है, उस जगह पे ये हमारे साथ था। हमारे यहाँ से आपने देखा कि फोर्सेस गई और उन्होंने हाफ ऑफ द कश्मीर लाइब्रेट कराया, क्योंकि उसने इंडियन फौज वहां पे कॉल कर ली थी। उसने पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा था, इसीलिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के खिलाफ जा रहा था। पहले उसने किया और उसके बाद जनाब उसने कहा प्रिंसली स्टेट, उसने कहा जी मैं तो इंडिया को दूंगा, तो वहां उसके खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए और उस पर उसने इंडियन फौज तलब कर ली। जब इंडियन फौज वहां आने से पहले क्या हमारी फौज को वहां नहीं जाना चाहिए था उनको रोकने के लिए? हाउ कम जब उसकी एनेक्सेशन ही नहीं हुई और वो उनको लेटर लिख रहा है नेहरू को कि जी ठीक है, और उन्होंने कहा जी हम तुम्हें ये स्टेट देंगे, वो स्टेट देंगे, आ जाओ। तो ये बाय फोर्स था और ये एक सडन एक्शन था, ये कोई सोच विचार का एक्शन नहीं था, ये उसने अचानक किया और उसको खमियाजा, इसीलिए हमने उसके ऊपर अपना क्लेम किया। 3 जून के प्लान के तहत तो जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको राइट दिया गया था कि वो किसी भी इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ एक्सेशन उसने तो नहीं किया, तो उसने उस वक्त तो नहीं किया ना, उसने उस वक्त किया जब सर पे तलवार, उसने जब इंडियन फोर्सेस को बुलाया, जब उसके अपने मुल्क के अंदर बाद में बुलाया, पहले आपने कबायली भेजे। नहीं, पहले उसके अपने मुल्क, जब उससे अपना मुल्क कंट्रोल नहीं हो पाया, वहां जब फसादात हुए, लड़ाई झगड़े हुए, व्हाटएवर यू कॉल इट, प्रोसेशंस हुए, तो जब तो नहीं हुए ना, फसादात ही तो नहीं हुए, फॉरेन लेटर कबायलियों ने लूटमार की थी। जी सर, अच्छा आप कह सकते हैं मेजर साहब गुजारिश हिस्ट्री है जी। मेजर साहब एक तो ये मुझे बताइएगा कि कौन सी किताब है जो आप पढ़ते रहे हैं कश्मीर पे, और अगर एक फॉरेनर आता है वो कहता है जी मैं मसला कश्मीर पे पाकिस्तान की पोजीशन जानना चाहता हूँ, विच बुक वुड यू रिकमेंड टू हिम और हर? तो क्या हमने कोई ऐसी किताब लिखी है जिसमें हम अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन कर सकें? और ये जो बात है ना आप जो फरमा रहे हैं ना कि उसने जबरदस्ती इल्हाक किया, दिस इज नॉट ट्रू। और सर मैंने पाकिस्तानी सोर्सेस कोट किए हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल इज नॉट एन इंडियन प्रोपेगेंडिस्ट, वो पाकिस्तानी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल है और नवाब वक्त जैसे पेट्रियोटिक अखबार में वो छपा है, यू कैन नॉट डिसमिस इट सो इजीली। और सर सरदार शौकत हयात, ही वाज अ यंग मुस्लिम लीग लीडर इन द 1940s, वो पंजाब के मिनिस्टर भी थे और कश्मीर कैंपेन के इंचार्ज थे। वो उन्होंने अपनी जो किताब लिखी है उसमें वो ये कहते हैं कि 1 नवंबर 1947 को जब माउंटबेटन लाहौर आए तो उन्होंने
ये कहा बाकी चीजें जब डिस्कस हो गई कि मैं आप लोगों के लिए सरदार पटेल की ऑफर लाया हूं कि आप हैदराबाद दक्कन में दखल अंदाजी ना करें और कश्मीर ले लें। वो कहते हैं कि मैं फिर लियाकत अली खान के पास गया बाद में और मैंने कहा नवाबजादा साहब ये अच्छी ऑफर है, हमारी कैंपेन ठीक नहीं जा रही कश्मीर में, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लें। लियाकत अली खान ने क्या कहा कि शौकत तुम मुझे पागल समझते हो कि मैं कश्मीर की चंद पहाड़ियों के लिए हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत जो पंजाब से भी बड़ी है वो छोड़ दूं। तो सर ये हमारे लीडर्स ने इस तरह की हमाकतें की हैं, हम इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और सर एजी नौरानी, एक मिनट सर मैं कंप्लीट कर लूं। एजी नौरानी ही वाज अ लीडिंग अथॉरिटी ऑन द कश्मीर इशू। उन्होंने पहली किताब 1964 में लिखी थी कश्मीर पे, और उनकी जो मैग्नम ओपस है वो कश्मीर डिस्प्यूट है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची ने छापी 2014 में। उन्होंने ये लिखा है कि जिन्ना साहब को नवंबर 47 में ही ऑफर की गई कि हम तीनों स्टेट्स में प्लेबिसाइट करवा देते हैं, हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़ और कश्मीर। ही रिफ्यूज्ड। और इस किताब पे डॉन में बाकी जगहों पे इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज का जो जर्नल है उसमें भी रिव्यू छप चुका है, और किसी ने इस चीज को डिस्प्यूट नहीं किया, किसी ने रिफ्यूट नहीं किया। तो सर ये जो है ना, दीज आर हार्ड फैक्ट्स ऑफ द इशू, और हम जो है इनको कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, इनको फेस नहीं करना चाहते। वी जस्ट वांट टू डिसमिस देम। तो सर आप बताइएगा कौन सी आपके सवाल का जवाब अभी आना है कि मेरे साहब ने कोई किताब पढ़ी है कश्मीर पे? मेरे साहब बताइए। देखिए सबसे पहले तो आप किताब छोड़े, खाली आप विकिपीडिया पे ही चले जाएंगे ना, तो आप वहां पे देख लें कि किस तरह से शेख अब्दुल्ला साहब के जो एंसेस्टर थे उन्होंने वहां पर किस तरह से एक मूवमेंट चलाई थी आज़ादी की, मुसलमानों की, और पाकिस्तान के साथ इल्हाक के लिए। आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को वन बाय वन अनफोल्ड करें। आप बार बार उसको ले जाते हैं कि लियाकत अली खान का डिसीजन ये था, माउंट बैटन ने ये ऑफर दी थी, फलां ने ये ऑफर दी थी, जिनकी कोई अथॉरिटी नहीं। मोर ओवर उसको उस सिनेरियो में या उस एनवायरनमेंट में रख के आपको देखना होगा, उस टाइम के ऊपर रख के देखना होगा कि उस वक्त उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे, वो क्या चीजें देख रहे थे, क्या उनको पॉसिबिलिटीज नजर आ रही थी, उसके हिसाब से उन्होंने डिसीजन करना था। 70-72 साल के बाद आप कहेंगे जी ये डिसीजन गलत हो सकता था, ये गलत हुआ, ये सही था, उस वक्त के सिनेरियो में आपको देखना चाहिए था। कश्मीर का अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट अनफोल्ड करेंगे तो आप देखिए कि वहां पे रिवॉल्ट शुरू हुआ गवर्नमेंट के खिलाफ। जब वहां पर रिवॉल्ट शुरू हुआ और फसादात शुरू हुए, उसने पहले कहा कि जी हम तो स्टैंड स्टिल है, हम तो ना किसी के साथ एनेक्सेशन करते हैं ना हम कुछ करते हैं। और मुसलमानों से उसने, हालांकि वहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी का मुल्क था ये कश्मीर उस वक्त, उसके बावजूद उसने कहा अंदर से, उसने ये सारे लेटर्स उसके रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि जब उसके ऊपर प्रेशर आया, उसने जनाब रिवॉल्ट शुरू हुआ कि आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ, हम मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया हैं और आप हमें जनाब इंडिया की तरफ धकेल रहे हैं। उसका शुरू से माइंड जो था वो इंडियन स्टेट के साथ मिलने का था, क्योंकि वो खुद हिंदू था। हाउ कम के एक हिंदू लीडर जो है, तो आप मुझे बताइए कि एक बंदा वो कैसे बायस नहीं हो सकता? वो न्यूट्रल था, he was not at all neutral, he was biased and he wanted to annex with India at any cost। ये तो वहां की मेजॉरिटी थी जो उस वक्त उठ खड़ी हुई, उनको आइडिया हो गया उसके एक्शन से, जिनकी वजह से उसने पहले कहा कि स्टैंड स्टिल, और उसके बाद जैसे जैसे वो रिवॉल्ट बढ़ा और अनकंट्रोल हुआ वो भागा वहां से छोड़ के कश्मीर से, और उसने लेटर लिखा और उसने कहा कि प्लीज सेंड योर फोर्सेस इमीडिएटली। आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को वन बाय वन अनफोल्ड करें कि हुआ क्या था, ये कैसे हुआ। लेटर पहले गया या पहले फोर्सेस यहां से आ गई, फिर यहाँ से कबायली गए उनकी मदद को, जब उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कत्लेआम किया जो हिंदू, उसने उनको क्रश किया, उसने उनको क्रश किया, अच्छा कत्लेआम किया मेजर साहब। उसके बाद हमारी फोर्सेस यहाँ से गई कबायली। आप या तो सारी कबायली या सारे उस नेशन को जो उस जमाने में थी उनको आप कह दें कि वो बेवकूफ थे और वैसे असला उठा के चले गए, नहीं, वो इस मुसलमान के इस्लाम के नाम पे गए थे, मुसलमानों को बचाने के लिए गए थे। और ये पूरी बॉर्डर के साथ हो रहा था, इस एनवायरनमेंट में पूरी बॉर्डर के साथ हो रहा था, कराची से लेके ऊपर ये कश्मीर तक, ये सब जगह हो रहा था कि सिख हिंदू मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे, और जहां जहां मुसलमान वीक थे वहां वहां पर कत्लेआम हमने शुरू किया था। कत्लेआम मार्च 1947 नहीं किया हो गया था यहाँ पे रावलपिंडी जस्ट वन पर्सन एट ए टाइम। अच्छा मेजर साहब, शेख अब्दुल्ला की आपने बात की कि उनके अबाओ अजदाद ने जिद्दोजहद शुरू की। जी, सर आपको पता है कि जी सर ये मुझे बताइए, शेख अब्दुल्ला ने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, वो पढ़ी है आपने? उसका टाइटल क्या है, डू यू नो? क्या टाइटल है उसका? सर ये किताब है वो,
आतिशे चनार इसका टाइटल है, ये प्लीज पढ़िएगा, और इंग्लिश में भी ये अवेलेबल है। खुशवंत सिंह ने इसका देखिए, पहली बात तो ये, वी डोंट ट्रस्ट शेख अब्दुल्ला। I was talking about his ancestors. I was talking about his ancestors. कि they fought, they revolted against the Hindu government, the Sikh government, right? आप मुझे शेख अब्दुल्ला की किताब पढ़ा रहे हैं, who was the ex chief minister of वहां का कश्मीर का, जो कि इंडियन एजेंट है। How come मैं उसकी किसी किताब से जो है वो उसको अथॉरिटी समझ लूं? I can't, I cannot। अच्छा, ये बताइएगा कि हरि सिंह जो था वो सिख था या हिंदू था? किसकी गवर्नमेंट थी वहां पे? देखिए, बेसिकली वो हिंदू था। जी जी, ठीक है, ये हिंदू था जी। और हरि सिंह, उनके महाराजा हरि सिंह के ताल्लुकात आपको पता है नेहरू के साथ कैसे थे? जी जी, नेहरू हैड बेटर रिलेशंस विद शेख अब्दुल्ला देन महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ने नेहरू को गिरफ्तार भी कर लिया था, वो कश्मीर आना चाह रहे थे, ही डिड नॉट वांट दैट। और सर, देयर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस के हरि सिंह वांटेड टू रिमेन, सर मेरी सब सुन ले बात प्लीज, हरि सिंह वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। उसको ये था कि मैं अगर पाकिस्तान के साथ जाता हूं तो मेरा अपना फ्यूचर क्या होगा, हिंदू और सिख जो है नॉन मुस्लिम्स हैं उनका फ्यूचर क्या होगा, और अगर मैं इंडिया के साथ जाता हूं तो मेरे मुसलमान जो हैं, मुसलमान सब्जेक्ट्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनका क्या रवैया होगा। तो उसकी पूरी कोशिश थी कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं। और ये सब दीज आर वेल एस्टैब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। तो शेख अब्दुल्ला को भी उसने यही बात की कि देखो आप जो है ना, बाकी जो लीडर्स हैं उनको भी तैयार करो, वी शुड रिमेन इंडिपेंडेंट। लेकिन ये सब ट्राइबल इन्वेजन जो है ना, ये 22 अक्टूबर को हुआ, और जो उसने लेटर दिया एक्सेशन का 1 हफ्ते बाद दिया, और वो इस हद तक फ्रस्ट्रेट हुआ था, उसने कहा था कि अगर कल, अपने उसको सेक्रेटरी को कहा कि अगर कल सुबह तक जो है इंडियन फौज नहीं आती, मेरे लोगों को नहीं बचाने आती, तो मुझे सोते सोते गोली मार देना। इस हद तक वो डेस्परेट था। तो सर, ये जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स है ना, या तो आप हमें बताइए कि आपने जो फैक्ट्स लिए हैं ना किस किताब से लिए हैं, ताकि हम उसको देखें। और एक सर किताब है रेडर्स इन कश्मीर, तो वो आपने देखी है मेजर जनरल अकबर खान की, उसमें क्या लिखा है उन्होंने? जी देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप जो बातें की हैं, जहां तक उसका ताल्लुक है कश्मीर का, तो वो बिल्कुल सही था कि वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करना चाहता था, ही वांटेड टू रिमेन न्यूट्रल। हमें भी बिल्कुल सही है, उसका एहसास है। आपने बात कर दी अक्टूबर की, लेकिन आप ये भूल गए कि सितंबर से वहां क्या हो रहा था, उससे पहले वहां क्या हो रहा था। वहां आग लगाई थी, ठीक है, मुसलमानों को क्रश किया जा रहा था। ठीक है, नेहरू के साथ तो ताल्लुकात मोहम्मद अली जिन्ना के भी थे हमारे, ठीक है, हमारे अबुल कलाम आजाद साहब के साथ, वो हमारे मुसलमान थे, उनके साथ जो मुस्लिम लीग के जो सदर बने हुए थे। ऐसा नहीं है, ये सब चीजें उस दौर की बिल्कुल थी, और बिल्कुल सही था। अगर वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करता, वो नॉन अलाइन रहता, न्यूट्रल रहता, तो हमें भी कोई मसला नहीं था। लेकिन उसने क्रश करना शुरू किया मुसलमानों को। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों ने उस वक्त रिवॉल्ट शुरू किया कि ये इंडिया की तरफ इसका इंक्लिनेशन है और ये इंडियन के साथ जाना चाहता है। नेहरू के साथ उसके जो भी ताल्लुकात हों, वो एक हिंदू के तौर पर इंडिया के साथ अपनी एनेक्सेशन चाहता था। और आप देखें कि विद इन अ वीक वो जो है वो क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो उसने लेटर इसीलिए लिखा कि जब उसको पता चला कि जनाब मैं मुसलमानों को इस तरह से क्रश नहीं कर सकता, उनकी भी सपोर्ट हासिल है और वहां से लोग हैं जो आ सकते हैं उनको सेव करने के लिए। वो अपनी फौज जो ज्यादातर उसकी वो उसमें हिंदू जर्नैल थे उस वक्त, उनके जरिए से वो मुसलमानों को क्रश कर रहा था। बिल्कुल सही था कि वो अगर नॉन अलाइन रहता तो शायद ये चीजें नहीं हो पाती। उसने लेटर लिखा, उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हुआ, और इसीलिए इन्वॉल्व में हम कि भाई जनाब आप इस मामले को आपने ऑफिशियल कर दिया, आपने ऑफिशियल एनेक्सेशन बीइंग मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, आप उसको कैसे एनेक्सेशन कर सकते हैं इंडिया के साथ। अच्छा मेजर साहब, एक तो ये बताइएगा कि आपके पेरेंट्स जो थे, डिड दे कम फ्रॉम इंडिया, योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स? जी जी, अजमेर शरीफ से इनका, ये अजमेर शरीफ से इनका। अच्छा, तो सर जो पंजाब के फसादात की आपने दोबारा बात की कि जी मुसलमानों के साथ हिंदुओं ने भी ज्यादती की, सिखों ने भी ज्यादती की, उस पर भी हमें बताइएगा कि व्हाट बुक हैव यू रेड ऑन दिस इशू। एक पाकिस्तानी स्कॉलर हैं, स्वीडन में रहते हैं, डॉक्टर इश्तियाक अहमद, उन्होंने ही हैज रिटन द मोस्ट डिटेल्ड बुक ऑन दिस सब्जेक्ट, और उनकी फाइंडिंग, ना सिर्फ उनकी बल्कि और बेशुमार स्कॉलर्स की ये फाइंडिंग है। जस्टिस मुनीर जो चीफ जस्टिस रहे पाकिस्तान के, उन्होंने भी इसको माना कि पंजाब में जो फसादात थे वो रावलपिंडी जिले से शुरू हुए। वन ऑफ द वर्स्ट इंसिडेंट्स हैपेंड इन कहूटा,
और ये फ्रीडम एट मिडनाइट सर जो पार्टीशन पे सबसे पॉपुलर किताब है, उसमें भी इस चीज का जिक्र है कि कहूटा में किस तरह से सब जो लोग थे, हिंदू सिख जो थे, उनको एक बड़ी सी हवेली में बंद किया गया और उनको उसको आग लगा दी गई। और ये करीब करीब के जो गांव थे वहां के लोग आके हमलावर हुए थे। इसी तरह से चुआ खालसा में एक अटैक किया गया तो 100 के करीब जो थी सिख औरतें, उन्होंने एक कुएं में छलांगे लगा दी अपनी इज्जतें बचाने के लिए। और ये मार्च की बात है सर, हमें हिस्ट्री सर सही नहीं पढ़ाई जाती अनफॉर्चुनेटली। वसीम साहब आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही है जी। ये जो फसादात थे ये मार्च 1947 में शुरू हो चुके थे और ये इनका आगाज रावलपिंडी और इसके गिरदोनवा से हुआ था। ये कहूटा आपने कहा, उसके अलावा नारा, मटोर, चुआ खालसा, दौलताला और रावलपिंडी शहर में ढेरी हसनाबाद एक जगह है। और ये इन इलाकों में अहाता चेतराम है जहाँ पे हिंदू रहते थे और दूसरी तरफ जो है कूचा धर्म सिंह है जहाँ सिख रहते थे। तो यहाँ पे लूटमार शुरू की गई और 5000 हिंदुओं और सिखों को मार दिया गया हमारे यहाँ पे। और उसके बाद फिर अंग्रेज चूंकि हुक्मरान थे उस वक्त, तो उन्होंने एक्शन लिया, कुछ लोग पकड़े। तो सिलसिला ये था कि हमारे यहाँ पे ये जो इलाके थे जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी हम कहते हैं कि थी, वहाँ पे ज्यादातर जो प्रॉपर्टी थी, जमीनें थी, बिजनेस था, वो हिंदुओं और सिखों के पास था। पिंडी जो था वो प्राइमरीली एक हिंदू और सिख शहर था, रावलपिंडी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मजहब के नाम पे इन्होंने लूट मार शुरू कर दी, लूटना शुरू कर दी। उनकी जायदादें, उनके घर और फिर औरतों के साथ ज्यादती, ये सारी इन्होंने यहाँ से शुरू की। तो फिर उसका रिएक्शन आया और सारे जो मुस्तनद हिस्टोरियंस हैं वो मुतफिक हैं इस बात पे कि वहाँ पे जो कुछ हुआ बाद में मुसलमानों के साथ, वो रिएक्शन था उन तमाम इक़दामात का जो यहाँ पे उठाए गए, जो यहाँ पे किए गए। तो ये फिर बाद में चीज़ें एस्केलेट हुई और तकरीबन 1.5 करोड़ लोग डिस्प्लेस हुए और तकरीबन 10 लाख लोग मारे गए दोनों तरफ से। लेकिन इब्तदा जो हुई वो यहाँ से हुई। और ये जो मेजर साहब कह रहे हैं ना कि ये वहाँ पे अपराइजिंग शुरू हुई थी, अपराइजिंग शुरू नहीं हुई थी, यहाँ से इन्होंने बंदे भेजे थे और ये जो इन्होंने लूटमार शुरू की, ये कबाइलियों ने जाके वहाँ पे रेडर्स इन कश्मीर, जो जनरल अकबर की किताब है वो पढ़ लें आप, वो तो इंडियन नहीं है ना, वो किताब पढ़ें आप, उसमें सारा लिखा हुआ है। तो वो फिर उसके बाद फिर जब महाराजा बिल्कुल बेबस हो गया, उसने कहा यार ये तो हाथ से निकल जाएगा, ये तो वैशी किस्म के लोग हैं, ये कब्जा कर लेंगे। तो उसने फिर वो लेटर ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन किया और वो इशू हुआ। और उसके बाद फिर इंडियन ट्रुप्स आए और उन्होंने अपने पैरा ट्रूपर्स उतारे और वहां पे उन्होंने, और फिर उन्होंने जितने ये कबाइली थे और जो ये अंदर इंट्रूडर्स थे, इनको मारा उन्होंने फिर और निकाला वहां से बाहर। तो ये इस तरह से हुआ है जी। शकील अच्छा, मेजर साहब, एक दोस्त है मेरे, इरशाद महमूद, ही हिमसेल्फ इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड ही इज एन एक्सपर्ट ऑन द कश्मीर इशू। पहले इस्लामाबाद में रहते थे तो अभी वो कनाडा में हैं। वो सजाद लोन, जो अब्दुल गनी लोन के साहबजादे हैं, उनकी शादी में शिरकत के लिए श्रीनगर गए थे कोई 20-25 साल पहले। तो ही केम बैक अ चेंज्ड मैन। वो ये कहा करते थे कि मिलिटेंसी हैज रूइंड द कश्मीरी सोसाइटी, और ये बात उन्होंने मुझे बताया कि हाफिज सईद के सामने भी उन्होंने की। तो सर ये जो चीज है ना, इसको आप कुर्बानियों का नाम दे रहे हैं। अब देखिए कुर्बानियां किसने दी हैं? हाफिज सईद ने दी हैं, मसूद अजहर ने दी हैं। और ये क्या करते थे वहां पे जाके कि वहां का जो कल्चर है उसको नहीं समझते। मुझे किसी जर्नलिस्ट ने बताया कि मीर वाइज ने बेनजीर से कहा न्यूयॉर्क में जब वो मिले कि ये जो वहाबी किस्म के मिलिटेंट्स हैं ना, इनको वहां ना भेजा करें प्लीज, वो हमारे मज़ारों की तौहीन करते हैं, हमारे कल्चर को नहीं समझते और उससे एलियनेशन पैदा होती है। तो सर ये जो चीज़ें हैं, और सर डॉन में आई थिंक कि 2018 की ये बात है, एक खबर छपी थी कि पाकिस्तान में 139 टेरर एंटिटीज और पर्सनालिटीज हैं और वो यूएन की टेरर लिस्ट पे हैं। तो सर ये किसी और मुल्क को ये इस तरह का डूबियस डिस्टिंक्शन क्यों नहीं है जो हमें मिला, और इसकी क्या वजह है? क्या मोदी टेरर लिस्ट पे नहीं था?
क्या अमेरिका ने उसका वीजा रिफ्यूज नहीं किया था? क्या वो गुजरात का कसाई नहीं था? व्हाट ही डिड, और उसके बाद जब वो स्टेट गेस्ट बना तो उसको उन्होंने वीजा दिया। ये भी रिकॉर्ड के ऊपर रखें आप पूरी दुनिया के सामने। जस्टिन ट्रूडो ने क्या बोला, ठीक है, अपने पार्लियामेंट के अंदर, अमेरिका ने किसको वहां से निकाला एज कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये लोग टारगेट किलिंग कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया के सामने लेटेस्ट न्यूज है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप माजी में बात कर रहे हैं स्कोर कार्ड की, अच्छा किसने शुरू किया, अच्छा पहली किक किसने लगाई। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि जी पहली किक किसने मारी थी, व्हाटएवर। असल ये है कि दोनों साइड से हुआ था। हम बात कर रहे थे कि हम किस तरह से इस रिलेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। वी आर टोटली डाइवर्टेड फ्रॉम द टॉपिक एंड वी हैव जस्ट गॉन इनटू द हिस्ट्री के भी जहां तक ताल्लुक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि जी पहले किसने शुरू किया, जी पहले कवुटा के फना गांव के फना कुएं से स्टार्ट हो गया। इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, कहाँ कहाँ क्या नहीं हुआ, ठीक है, वो आपको भी पता है, ठीक है, कलकत्ता में क्या हुआ, फला बंगाल में क्या हुआ, ठीक है, अंबाला में क्या हुआ, ऐसी बहुत सारी ये एविडेंसेस हमारे पास भी, हम भी दे सकते हैं। बट ये इस वक्त ये डिस्कस नहीं हो रहा कि जी पहला गोल किसने किया। बात ये है कि देखिए ये मिलिट्री, ये सॉरी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म दोनों से, ठीक है, लेकिन अब इस वक्त जो इंडिया के अंदर हो रहा है, एक सेकुलर स्टेट के अंदर, जो पहले इसका एक आइडेंटिटी दी है सेकुलर स्टेट, इट इज कन्वर्टिंग टू अ हिंदुत्व स्टेट, ठीक है। एक्सट्रीमिज्म ये रिलीजियस साइड के ऊपर बीजेपी जो है वो उसको ले गई है। आप खाली एक मस्जिद की बात कर रहे हैं, शहरों के नाम चेंज कर रहे हैं, आप देखें कि वहां मुसलमानों के साथ किस तरह का रवैया रखा जा रहा है, ये सारी दुनिया के सामने आया है। बाकी अभी आप देखिए कि अफगानिस्तान के जनाब, जरा सा हमारा अफगानिस्तान के साथ झगड़ा हुआ भाइयों के आपस में, आप हर जगह वो खुद पहुंच जाते हैं, उसको फ्यूल करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जनाब फरमान मुत्तकी साहब को जनाब वहाँ इन्वाइट कर लिया, तो कि वो वहाँ मदरसे में गया और मैंने उनको ये बताया कि आपके लिए इट विल बी अ नाइटमेयर वेरी सून, ठीक है। वो तो वहाँ दारुल उलूम देवबंद मदरसे में बेसिकली है, और पहले ही उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लेडीज को बाहर निकाल दें। तो ये कहना कि किसने पहले शुरू किया, स्कोर दिखाना कि जी हमने 5 किया और 4 किया, देखिए दोनों साइड से चीजें हुई हैं, दोनों साइड से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, दोनों साइड से कुछ गलत डिसीजंस हुए हैं, और ये बिल्कुल हिस्ट्री के अंदर मौजूद है। लेकिन इस वक्त इंडिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, उसको आप देखें। इंडिया की तरफ से कंटिन्यूअसली जो सेकुलर स्टेट का जो निशान है उस तक को मिटाने की पूरी कोशिश हो रही है, और पाकिस्तान इसी को बुरा भला कर रहा है, इसी को पॉइंट आउट कर रहा है। इंडिया जरा सी कोई एग्रेशन होती है तो जनाब उसको जो वो काउंटर करने के लिए पाकिस्तान पर अटैक करते हैं। पाकिस्तान का आप इतना अंडरमाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान को अगर आप एक नजर देखें सिर्फ, तो पाकिस्तान ने हर जगह, बीइंग वेरी स्मॉल कंट्री एज कंपेयर टू इंडिया, 8 गुना हमसे 10 गुना बड़ा है, हमने हर जगह रिस्पॉन्ड किया। उसने न्यूक्लियर बम बनाया, हमने न्यूक्लियर, उसने फाइटर एयरक्राफ्ट, उसने बैलिस्टिक, हमारा आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर 7वें 8वें नंबर पे खड़ा। आप इंडिया को एक नंबर पीछे ऊपर कर लें, आप कहेंगे नहीं इंडिया पहले, अच्छा भाई कर ले इंडिया ऊपर, लेकिन इंडिया के फौरन बाद you'll have to place Pakistan in the defense production, in the defense side, right? 1 खरब रुपया जो हम अभी IMF से ले रहे हैं वो नहीं लेंगे तो हम कितने दिन चल सकेंगे? 1 अरब डॉलर। चले आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये पूछता हूँ, आपने कभी इंडिया को देखा है आज से 20 साल पहले के इंडिया का क्लिप देखा आपने? हाँ, 93 से पहले कुछ और था, ठीक है। अब मान रहे ना आप मेरी बात ना, तो ये जो सोशलिज्म था, जो बहुत हार्डलाइनर सोशलिज्म था, आपने देखा है वहां मारुति और ये सारी गाड़ियां, और पुरानी किसी भी मूवी को उठा के देख ले तो यू विल फाइंड। नहीं, लेकिन वो आज की बात करें ना, आज तो स्टेबल हो चुका है ना। मैं उसी पे आ रहा हूं। पाकिस्तान की इकोनॉमी इज अनडॉक्यूमेंटेड। हमारी इकोनॉमी की आप गाड़ियां रोडों पे तो देखें, आप पाकिस्तान के इलाके तो देखें, ठीक है। बाहर से जब कोई मेरे दोस्त यार आते हैं या मैं जाता हूं तो वो कहते हैं यार हम पाकिस्तान को देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतनी कराची और लाहौर तो पाकिस्तान नहीं है। ये इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तो पाकिस्तान नहीं है ना। आप मुल्तान चलें, आप रावलपिंडी चलें, आप गाँव की बात कर रहे हैं, क्या है जी, सिंध के अंदर भी आपको हर जगह पर डेरे में डबल केबल खड़ी नजर आएगी जी। अच्छा मेजर साहब बात ये है, आपने 4-5 बातें की, डबल कैबिन आप बंदों की जी। अच्छा मेजर साहब, आपने एक तो बात की गुजरात के राइट्स की, तो सर आपको ये पता है कि गुजरात के राइट्स किस तरह शुरू हुए थे? एक रेलवे स्टेशन अहमदाबाद से पहले जो है
वहां पे 59 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था ट्रेन में। और सुप्रीम कोर्ट उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट जो थी, फेडरल गवर्नमेंट तो बीजेपी की नहीं थी ना, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी,